Hello and welcome back for another tutorial. In this class, we are going to discuss about coal and petroleum. आज के इस क्लास में हम लोग कोल और पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे. So, as you know, we use various type of material in our day-to-day life. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ को, हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए. सो जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस हमें मिलते हैं वो हमें या तो नेचर से मिलते हैं या ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा मिलते हैं. तो जो नेचुरल से मिलते हैं, जो नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. इंसानों की कोशिश के द्वारा हम लोग मैनमेड और आर्टिफिशियल रिसोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं. ठीक है. सो क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम, सो वी विल डिस्कस अबाउट natural resources. What are natural resources and how it works? So natural resources क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं. So the resources which are obtained from nature are called natural resource. और वो सारे resources जो हमें नेचर से मिलते हैं वो हमारे natural resource कहलाते हैं. ये दो तरह के होते हैं, एक exhaustible और एक inexhaustible. exhaustible resource क्या होते हैं? वो resources एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं? जो रिसोर्स खत्म हो जाए और लिमिटेड क्वांटिटी में. और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं? जो कभी खत्म ना हो और अनलिमिटेड अमाउंट हो. देखो यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में मौजूद है और दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. और जिन्हें इंसानों की एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता, जैसे सनलाइट है, एयर है, विंड है. ये सारी एनर्जी जो रिसोर्सेस हैं वो नेचुरल है. सो नेचुरल तो है, इनएग्जॉस्टिबल है, जो खत्म नहीं हो सकते. और दूसरे एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो खत्म हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस. दीज आर द natural resources but exhausted resources and it can be exhausted by human activities. Okay, so natural resource समझ में आ गए. The resources that we get from nature are called natural resources. और ये दो तरह के होते हैं, एक inexhaustible resources और एक exhaustible resources. inexhaustible resources जो खत्म कभी ना हो, sun, air, wind. और exhaustible resources जो नेचर में नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा. ठीक है. सो अब क्वेश्चन आता है, क्या कैन सनलाइट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या हम सनलाइट को एग्जॉस्ट कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा? ये सन है, अगर इसके एनर्जी को हम लोग एग्जॉस्ट खत्म कर सकते हैं क्या? जी नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सनलाइट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. It cannot be exhausted by human activities. It cannot be exhausted by human activities as it produced by natural process of fusion inside the sun. Due to this nuclear fusion, extremely large amount of energy is produced, which comes in the form of sunlight. Sunlight जो है ultimate source of energy है, ये free of cost मौजूद है. इसको ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा खत्म नहीं किया जाता क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इनसाइड द सन में होता है. और ये नेचुरल और न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन के अंदर होता है उससे एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जो हमें सनलाइट के फॉर्म में रिसीव होते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस फ्यूल्स. फ्यूल्स क्या होते हैं? सो फ्यूल एक सब्सटेंस है जो एयर की मौजूदगी में बर्न करके हार्मफुल गैसेस को रिलीज ज्यादा मात्रा में नहीं करता है. ठीक है. फ्यूल इज अ सब्सटेंस व्हिच बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी. वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एयर में इसको बर्न किया जाता है, लेकिन विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस इन लार्ज क्वांटिटीज, और जिससे ज्यादा मात्रा में हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होते. फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल फ्यूल्स एंड डिराइव्ड फ्यूल्स. फ्यूल्स को हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल फ्यूल से और एक डिराइव्ड फ्यूल से. अब नेचुरल फ्यूल क्या होता है, डिराइव्ड फ्यूल क्या होता है? नेचुरल फ्यूल्स जो नेचुरल स्टेट में मिलते हैं उसको हम लोग नेचुरल फ्यूल बोलते हैं. और वो फ्यूल्स जिसको हम लोग उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिराइव करते हैं तो इसको हम डिराइव फ्यूल्स बोलते हैं. जैसे यहाँ पर देखो, सॉलिड वुड है, ये हमारा प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स है. वुड के फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग यूज करते हैं फ्यूल की तरह. क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोलियम, ये भी लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, तो क्रूड ऑयल. गैस, नेचुरल गैस. ठीक है. अब सेकेंडरी ड्राइव फ्यूल्स में क्या आता है? कोक, केरोसिन, ग्रास. इसको हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम पेट्रोल से. केरोसिन डिराइव होता है. इसी तरह से
Dry fuels में discuss calorific value of a fuel. Calorific value of a fuel is the amount of heat liberated by complete burning of unit mass or volume of fuel. Calorific value किसी भी फ्यूल का वो कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ यूनिट मास और वॉल्यूम. यूनिट मीन्स इसका मतलब होता है कि मान लो अगर 1 kg हम वुड फ्यूल जलाते हैं तो कितना अमाउंट में उससे हीट जनरेट हुआ. ठीक है, यूनिट मास जलाने के बाद जो हीट जनरेट हुआ उसको रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्लोरिफिक वैल्यू. द अमाउंट ऑफ लिबरेटेड हीट एंड द टोटल मास ऑफ द फ्यूल. जितना फ्यूल हम जलाएं उससे हीट जितना निकला, इन दोनों का रेशियो से क्लोरिफिक वैल्यू निकलता है. अगर कोई लिक्विड है तो उसके लिए, अगर लिक्विड है या गैसेस है तो वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल देखते हैं. अगर कोई सॉलिड फ्यूल है तो उसमें हम लोग मास देखते हैं. ठीक है, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एक आइडियल फ्यूल का. आइडियल फ्यूल, आदर्श फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. जैसे इट शुड हैव अ हाई क्लोरिफिक वैल्यू. इसका हाई क्लोरिफिक वैल्यू होना चाहिए. इट शुड नॉट कॉज एनी पोल्यूशन और शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन कंबशन. ये हार्मफुल कोई पोल्यूशन नहीं करना चाहिए और कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए कंबशन से. और इट शुड बी लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल. ये आसानी से सस्ते दामों पे मिलने वाला हो, इसको हैंडल करना आसान हो, इसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना आसान. ये रेट ऑफ कंबशन इसका अच्छा हो, इनिगेशन टेम्परेचर में हो. ठीक है, मॉडरेट इनिगेशन टेम्परेचर में हो. ठीक है, मॉडरेट मतलब सीमित. और इसका रेट ऑफ कंबशन भी अच्छा हो. तो जितना रेट ऑफ कंबशन जलाने से जितना ज़्यादा हीट जनरेट होगा उतना आइडियल फ्यूल हो. आइडियल का मतलब होता है आदर्श फ्यूल. तो कौन से आदर्श फ्यूल हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस. सो अब तक हमने फ्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, क्लोरिफिक वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लिया. अब हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. Exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas were formed from the dead remains of the living organisms. तो जो exhaustible natural resources हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से बनते हैं. रिमेन्स मतलब मर जाने के बाद उसके जो डेड बॉडीज होते हैं, डेड रिमेन्स से, उनसे ये फॉसिल फ्यूल्स तैयार होते हैं. ठीक है, सो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस वर फाउंड विद द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से बनते हैं. सो दीज फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड प्ले अ वाइटल रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी. जी, कोल एंड पेट्रोलियम है वो हमारे मॉडर्न सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं. दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. ये अर्थ क्रस्ट में फाउंड होते हैं. ठीक है, मिलते हैं. सो अब पहला टॉपिक जो हमारे चैप्टर का नाम था कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें कोल के बारे में अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. कोल क्या होता है. कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड. कोल जो है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जटिल मिक्सचर है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड का. ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, और दे आर फाउंड इन कोल माइंस. इनको कोल माइंस में पाया जाता है जिससे डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. ये अर्थ के सरफेस के अंदर मिलते हैं. अब ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका स्टोरी क्या था, इसको भी देख लेते हैं. स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन. It is believed that millions of years ago, the ground below the forest was split open and natural forces such as earthquake. ऐसा माना जाता है कि जो ग्राउंड था वो स्प्लिट होकर वॉल्केनोज अर्थक्वेक के कारण जितने भी फॉरेस्ट है वो डीप अंडर द अर्थ बरीड हो गए. ठीक है, वो दफन हो गए. अर्थक्वेक और वॉल्केनोज के कारण अर्थ स्प्लिट हो गया. अर्थ के जो लैंड है वो स्प्लिट हो गया, वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया और ऑक्सीजन से उनका कांटेक्ट टूट गया. और ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूटने के कारण वो सेडिमेंट के रूप में प्लांट के जो सेडिमेंट थे वो बरीड हो गए और लाखों साल तक
बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट के कारण वो कोल में ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, इट इज बिलीव दैट मिलियंस ऑफ इयर्स अगो द ग्राउंड बिलो द फॉरेस्ट वाज स्प्लिट इन ओपन एंड नेचुरल फोर्सेस सच एज अर्थक्वेक एंड वोल्केनस, द फॉरेस्ट गॉट बuried अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, thus द प्लांट्स हैज नो कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, और सक्सेसिव लेयर बनने के बाद वो बरीड हो गए, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोनाइजेशन का क्या होता है। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? कार्बोनाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये पॉइंट नहीं होगा, ये होगा प्लांट मैटर, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ प्लांट मैटर इनटू कोल, प्लांट मैटर को कोल में कन्वर्ट करना कार्बोनेशन प्लांट मैटर कहलाता है, ठीक है। जैसे द कार्बन कॉन्टेक्ट ऑफ कोल, द कार्बन कंटेंट ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी ऑफ कोल, तो कार्बन का जो कंटेंट है वो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ कोल पे, किस तरह का कोल है। द हाइयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ, द लॉन्गर द कोल हैज बीन buried under the earth, ठीक है। जितना ज़्यादा दिन तक, जितना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर में रहेगा कोल, उतना ज़्यादा ही अर्थ के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। द मोर द कार्बन कंटेंट इन इट, और उसमें उतना ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाएगी। तो सबसे पहला जो है पीट, जिसमें कम कार्बन होते हैं, फिर लिग्नाइट, बिटुमिनियस कोल और एंथ्राइटिकल कोल। तो सबसे जो पीट कोल है ये यंगेस्ट कोल माना जाता है वैरायटी में। इट इज़ द यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल विच इज़ लाइट ब्राउन, जो हल्का हल्का ब्राउन कलर में होता है। इट इज कंटेन्स मिनिमम कार्बन कंटेंट एंड प्रोड्यूसेस लेस हीट एंड मोर स्मोक। ये जो है पीट जो होता है, ये इसका क्लोरोफिल वैल्यू अच्छा नहीं है, ये हीट कम जनरेट करता है और स्मोक ज़्यादा जनरेट करता है, क्योंकि ये यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल में आता है पीट। फिर नेक्स्ट आता है लिग्नाइट, इसको हम लोग सॉफ्ट कॉइल भी मानते हैं, जो हल्का ब्राउन कलर में ही होता है। इट कंटेन्स मोर कार्बन पीट, इसमें ज़्यादा कार्बन होता है पीट के मुकाबले। इसका क्लोरोफिल वैल्यू 15 to 20 kg पर ग्राम, ठीक है। बिटुमिनियस कोल क्या होता है? बिटुमिनियस कोल, इट इज अ कॉमन हाउस होल्ड कोल, ये घर में उपयोग होने वाला कोल है, जो मोस्ट अबंडेंट फाइंड इन कॉम्पैक्ट ब्लैक कंटेन्स मोर कार्बन, प्रोड्यूस मोर हीट देन पीट। ये ज़्यादा हीट जनरेट करता है इन कंपैरिजन विद पीट एंड लिग्नाइट, ठीक है। बिटुमिनियस कोल। नेक्स्ट है anthracite coal. It is the hardest coal containing maximum carbon. It is the hardest coal containing maximum। ये anthracite coal जो है ये hardest coal है containing maximum number of carbon। T plus burns difficulty due presence of very low volatile metal, therefore it is not used for house, it is mainly used for industrial। ये हाउस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इंडस्ट्रियल पर्पस के इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे अच्छा क्लोरोफिल वैल्यू होता है, क्योंकि सबसे डीपेस्ट पॉइंट में एंथ्रासाइट कोल मिलता है, उसके ऊपर बिटुमिनियस कोल, उसके लिग्नाइट, और ये पीट कोल। पीट वाला यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल है, ठीक है। उम्मीद है आपको कार्बोनेशन समझ में आया होगा कि जो जितना ज़्यादा धरती के अंदर रहेगा उसमें उतना ज़्यादा वो अच्छा कार्बन माना जाएगा। इसमें एंथ्रासाइट सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, destructive distillation of coal. Destructive distillation of coal, the process of heating a coal in the absence of air। जब किसी कोल को हम हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहलाता है, ठीक है। कोल कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन। अब हम लोग इससे पहले पढ़े थे कोल में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं। So, when coal is heated in the absence of air, the number of products are obtained। जब हम लोग कोल को in the absence of air में जलाते हैं, बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो बहुत तरह का प्रोडक्ट्स मिलता है, जिसमें आता है कोक, कोल टार और कोल गैस, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल मतलब कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना, जिससे हम लोग को अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कोक, कोल टार, कोल गैस, ठीक है। नाउ हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट जो था, अब हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? इट इज अ डार्क ब्राउनिश टू ग्रीन कलर्ड विस्कोस लिक्विड फॉसिल फ्यूल। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें जो स्मेल आता है वो सल्फर कंटेनिंग सब कंपाउंड के कारण आता है, जिसको हम लोग कॉमनली क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है। सो द इकोनॉमी ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन ग्रेट एक्सटेंट ऑफ पेट्रोलियम वेल्थ। ये जो इकोनॉमी है हमारे किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है पेट्रोलियम वेल्थ से। ठीक है। इसीलिए हम लोग पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी मानते हैं। ठीक है। और इट्स नेम इज डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन वर्ड, और पेट्रोलियम का जो नाम है वो लैटिन वर्ड्स पैट्रा का मीनिंग होता है रॉक, लियम का मतलब होता है, ऑयलियम का मतलब होता है ऑयल। दस पेट्रोलियम लिटरली मीन्स रॉक ऑयल। दिस derived, so petroleum, the word petroleum derived from Latin words petra meaning rock and oleum meaning oil. So thus petroleum literally means rock oil. अब हम लोग पेट्रोलियम के ओरिजिन के बारे में समझते हैं। पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड सीएस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विद सॉल्ट, वाटर एंड अर्थी पार्टिकल्स। पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है सॉलिड, लिक्विड, सीएस हाइड्रोकार्बन्स, समुद्री हाइड्रोकार्बन्स के, और मिक्स्ड सॉल्ट, वाटर और अर्थी पार्टिकल्स उसमें मिले होते हैं। इट इज ट्रैप्ड फाउंड बिटवीन द टू इम्पीरियस रॉक। ये फाउंड होता है दो इम्पीरियस रॉक के बीच में। इट इज बिलीव दैट पेट्रोलियम इज फाउंड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल सी एनिमल्स एंड प्लांट्स गॉट बरीड इन द सी बेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन से एक्सट्रीमली स्मॉल सी एनिमल्स हैं, प्लांट एनिमल हैं, उनके द्वारा जब वो समंदर के अंदर सी बेड के अंदर दबे हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स में दबे तो वहां से वो मिलते हैं। जैसे टाइनी सी प्लांट्स दिख रहे हैं, एनिमल से डाइड मर चुके थे ये सी प्लांट्स आज से 300 to 400 मिलियन ईयर्स, फिर वो बरीड हो गए, उसके बाद 50 मिलियन ईयर्स हो, और यहाँ से ये पेट्रोलियम के रूप में बाहर रॉक के बीच में, दो रॉक के बीच में से निकालते हैं, इम्पीरियस रॉक के बीच में से। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल कहाँ मौजूद है? पेट्रोलियम ऑकर्स एट मॉडरेट डेप्थ 500 से 200 मीटर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्पीरियस रॉक। पेट्रोल कहाँ मिलता है? पेट्रोलियम का गहराई जनरली 500 मीटर टू 200 मीटर के बीच में मिलता है, जो दो लेयर ऑफ इम्पीरियस रॉक के बीच में होता है। द पेट्रोलियम इज लाइटर देन इट वाटर एंड हैंस फ्लोट्स ओवर इट। तो पेट्रोलियम जो होता है वो पानी से हल्का होता है, तो उसके ऊपर तैरता है। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम, और जो नेचुरल गैसेस हमें मिलते हैं वो पेट्रोलियम के ऊपर मिलते हैं। ठीक है। ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर, वो ट्रैप्ड होते हैं पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस जो है वो रॉक कैप के बीच में ट्रैप्ड होते हैं पेट्रोलियम लेयर के बीच में। ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, तो जब हम लोग ऑयल वेल ये कुएं, जब तेल का कुआं खोदते हैं, हाउ द होल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट में ड्रिल करके रॉक कैप को, जो रॉक कैप के बीच में क्या था, पेट्रोलियम गैस ट्रैप हो जाता था, नेचुरल गैस निकाला जाता था। सबसे पहले नेचुरल गैस निकलता है, इससे हाई प्रेशर रिलीज होता है। When the pressure of gas subsides, petroleum start flowing out। जब वो नेचुरल गैस का जो फ्लो है वो बाहर निकल जाता है, तो उससे पेट्रोलियम गैस बाहर निकलता है। फिर उस पेट्रोलियम गैस को रिफाइन ऑफ पेट्रोलियम, उसको पेट्रोलियम को फिर रिफाइन किया जाता है। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम क्या है? ये मिक्सचर है सेवरल हाइड्रोकार्बन्स का। तो इट कंटेन्स वाटर, इसमें वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, रॉकी मिनरल्स भी होते हैं। It cannot be used to meet either fuels or basic materials to produce other useful components. It cannot be used made for either as a fuel or basic materials to produce other useful components. ये अभी पेट्रोल के लिए यूज नहीं, फ्यूल के लिए यूज नहीं कर सकते ना, इससे कोई मिनरल। बिफोर पुट टू यूज करने से पहले इसको प्यूरिफाइड किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। The process of separating the various components of petroleum from one another is known as refining of petroleum. जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स को पेट्रोलियम से अलग करना, उसको हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। दिस इज डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसको डन किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, इसको आगे हम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज हीटेड इन टेंपरेचर ऑफ 400। इसमें क्या होता है, क्रूड जो पेट्रोल डायरेक्ट निकलता है हम लोग को
अर्थ क्रस्ट से, उसको 400 डिग्री टेम्प सेल्सियस में जलाया जाता है। यूज ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूजफुल एज फ्यूल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जैसे वैसलीन और लुब्रिकेंट के इस्तेमाल रूप में बनाया जाता है। वैक्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैंडल्स बनाने में, पॉलिसेस, वैक्स पेपर, वाटर प्रूफिंग, स्टोन। Some of by products of petroleum purification are used by preparation of medicine। कुछ बाय प्रोडक्ट जो है कॉस्मेटिक्स में, फेस क्रीम में और मेडिसिन ऑर्नामेंट्स में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के यूज होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पर कोल, नेचुरल रिसोर्स, सनलाइट क्या एग्जॉस्ट हो सकते हैं कि नहीं, फ्यूल, ये सारे बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए। क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है। अगर आपको इनमें जो कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों की मदद करें और लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल। सी यू।